स्वागत है मैथ की पाठशाला में। मेरा नाम विजेंद्र सिंह है। आज हम कक्षा 11वीं की प्रश्नावली 1.1 के सवालों की चर्चा करते हैं। आज उनके प्रश्नावली को सवालों को हल करते हैं। इससे पहले आपने ये मेरी एक पुरानी वीडियो देखी होगी जिसमें हमने प्रश्नावली 1.1 का परिचय पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था समुच्चय क्या होता है, समुच्चय की परिभाषा क्या थी, समुच्चय को हम किससे व्यक्त करते हैं, अवयव क्या होते हैं, समुच्चय को हम कितनी प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि पहले था रोस्टर रूप, निर्माण रूप। फिर उसके बाद हमने समुच्चय के विशिष्ट रूप देखे थे जो है। तो अब हम इसके प्रश्नावली के सवालों को हल करते हैं, जिसका पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। जैसा कि पुरानी वीडियो में हमने देखा था कि समुच्चय एक सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह होता है। सुपरिभाषित का मतलब जो हमने पहले बताया था कि व्यक्ति से व्यक्ति जब उससे जवाब पूछा जाए तो उन व्यक्तियों का जवाब भिन्न भिन्न ना आए, सबका उत्तर एक जैसा है। तो जैसा कि पहला है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह है। यह एक समुच्चय है। क्यों है? क्योंकि एक सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह है। अर्थात अगर मैं काफ़ी व्यक्तियों से अगर मैं पूछूं कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों के नाम बताइए, तो सबका उत्तर एक ही आएगा, जैसा कि जनवरी, जुलाई, जून। ठीक है, तो इसलिए यह एक समुच्चय है। सेकंड आता है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह है। यह एक समुच्चय नहीं है, क्योंकि यह एक सुपरिभाषित वस्तु का संग्रह नहीं है। अर्थात अगर हम अलग अलग व्यक्तियों से इसका जवाब पूछें तो सबका उत्तर अलग अलग आएगा। ठीक है, तो यह एक सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह नहीं है, अतः यह एक समुच्चय नहीं है। इसी प्रकार विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह है। यह भी एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है क्योंकि यहाँ जो है अगर हम पूछें, हर व्यक्ति से अगर पूछे कि भाई आप अपने 11 सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का नाम बताइए, तो सबका उत्तर अलग अलग होगा। इस वजह से यह एक समुच्चय नहीं है। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह है। यह एक समुच्चय है। आपकी कक्षा में अगर मान के चलिए 25 बच्चे पढ़ते हैं, तो आप सभी उन 25 बच्चों का नाम लिख सकते हैं। तो आपकी क्लास में अगर 25 बच्चे हैं तो 25 के 25 बच्चे उन सभी समान 25 बच्चों के नाम सही लिखें, वही एक जैसे लिखेंगे। तो इसलिए यह एक समुच्चय है, क्योंकि यह सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह है। अगला आता है, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह है। 100 से कम होनी चाहिए और सभी प्राकृतिक संख्याएं होनी चाहिए। यह एक समुच्चय है, क्योंकि यह सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह है। अर्थात अगर हम सभी व्यक्तियों से पूछें कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याएं लिख के बताइए, तो सबका उत्तर 1, 2, 3, 4 ... कहाँ तक आएगा? 99 तक आएगा। तो इसलिए यह एक समुच्चय है। अगला आता है, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह है। यह भी एक समुच्चय है, क्योंकि अगर भिन्न भिन्न व्यक्तियों से अगर लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का नाम पूछा जाए तो सबका उत्तर समान रूप से एक जैसा रहेगा। अगला आता है, सभी समपूर्णांकों का संग्रह है। यह भी एक समुच्चय है। हर व्यक्ति से अगर समपूर्णांक संख्या पूछी जाए तो सबका समान उत्तर रहेगा, तो इसलिए यह एक समुच्चय है। अगला आता है, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह है। यह एक समुच्चय नहीं है। हर व्यक्ति से अगर जवाब पूछा जाए तो सबका यहाँ पर उत्तर अलग अलग होगा। खतरनाक जानवर, व्यक्ति के लिए खतरनाक जानवर वही होगा जिससे वह डरता है। कोई व्यक्ति अगर कुत्ते से डरता है तो उसके लिए खतरनाक जानवर कुत्ता हो जाएगा। अगर कोई दूसरा व्यक्ति किसी कुत्ते से नहीं डरता है तो वह उसके लिए खतरनाक जानवर कुत्ता नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, प्रश्न नंबर 2। मान लीजिए समुच्चय ए बराबर, जिसके अंदर अवयव हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, ये वाला चिन्ह आपको ध्यान होगा। अगर ये चिन्ह है तो इसका मतलब वह अवयव उस समुच्चय में विद्यमान है, और अगर ये वाला चिन्ह है तो इसका मतलब वह अवयव उस समुच्चय में विद्यमान नहीं है। तो आपको इन सभी सवालों में
आपको देखकर बताना है कि इन खाली स्थानों में, रिक्त स्थानों में क्या ये वाला चिन्ह आएगा या ये वाला आएगा, जिसको हम हिंदी में तो बोलते थे भाई अवयव है, इंग्लिश में बोलते हैं बिलोंग्स टू, और अवयव नहीं है तो जिसको हम बोलते थे डज़ नॉट बिलोंग्स टू। तो जैसा कि आप पहले वाले पार्ट में आप देख सकते हैं कि 5, अगर आप देखें यहाँ जो 5 है वो समुच्चय का क्या है, अवयव है, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा बिलोंग्स टू। अगला 8, क्या 8 इस समुच्चय का अवयव है, बिल्कुल नहीं है, 8 इस समुच्चय का अवयव नहीं है, तो इसलिए यहाँ आएगा डज़ नॉट बिलोंग्स टू। अगला 0 भी अगर आप देखें तो 0 समुच्चय का अवयव नहीं है, तो इसलिए 0 डज़ नॉट बिलोंग्स टू ए। 4 जो है समुच्चय का अवयव है, इसलिए यहाँ आ जाएगा बिलोंग्स टू, अर्थात 4 अवयव है समुच्चय ए का। 5वां पार्ट 2 अगर आप देखें तो समुच्चय में विद्यमान है, तो इसलिए 2 अवयव है समुच्चय का, 2 बिलोंग्स टू ए। लास्ट आता है इसका, क्या 10 इस समुच्चय में विद्यमान है, बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए 10 अवयव नहीं है समुच्चय ए का। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के 6 के 6 पार्ट हल हो चुके हैं। अगले आते हैं, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। अगर हम ध्यान दें, जैसे कि हमने पिछली वाली वीडियो में देखा था कि समुच्चयों को 2 प्रकार से व्यक्त किया जाता है, एक होता है रोस्टर रूप, दूसरा होता है निर्माण रूप। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो निर्माण रूप में होते हैं वो इस तरीके से बिंदु, जिसे हमने कॉलन से पढ़ा था, कॉलन आते हैं। तो ये सारे के सारे समुच्चय जो दिखा रखे हैं वो आपको निर्माण रूप में दिखा रखे हैं, यहाँ तक निर्माण रूप में दिखा रखे हैं, तो आपको इसको बदलना है रोस्टर रूप में। तो चलिए अब इनको रोस्टर रूप में बदलते हैं। पहला सवाल, उत्तर 3 का फर्स्ट वाला भाग, पहला समुच्चय। आप देख सकते हैं, आपको बताना है कि x जो है, x एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक संख्या है x यहाँ पर, और वो जो पूर्णांक संख्या है वो -3 से तो बड़ी है और 7 से छोटी है। तो -3 से बड़ी और 7 से छोटी पूर्णांक संख्याएं होती हैं -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये हमने इस समुच्चय को रोस्टर रूप में लिख दिया। रोस्टर रूप में बेटा याद रखो, आपको बताया गया था कि मझले कोष्ठक में अवयवों को लिखा जाता है और उनको पृथक करने के लिए उनके बीच में कॉमा लगा दिया जाता है, तो इसी को हम रोस्टर रूप कहते हैं। दूसरा आता है, दूसरा सवाल, x एक 6 से कम प्राकृतिक संख्या है। x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। हमने पुरानी वाली वीडियो में देखा था और आप लोग भी जानते हैं कि 6 से कम प्राकृतिक संख्या, सबसे पहले प्राकृतिक संख्या प्रारंभ होती हैं 1 से, तो 1, अगला 2, 3, 4 और 5, क्योंकि इसमें अवयव बोला गया था कि 6 से कम आनी चाहिए प्राकृतिक संख्या है, तो हमने इन अवयवों को लिख दिया और इन अवयवों को पृथक करने के लिए बीच में हमने कॉमा लगा दिया। ये दूसरे का उत्तर हो गया। तीसरा भाग, तीसरा बोला गया है x जो है 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। तो आपको 2 अंकों की ऐसी संख्या लिखनी है जो कि प्राकृतिक होनी चाहिए और उनका योगफल करने पर 8 आना चाहिए। तो जैसे कि 2 अंकों की संख्या एक हो गई 17, अब ये 2 अंकों की संख्या है, इनके अंकों का जब आप योग करोगे 1 + 7 तो आएगा रिज़ल्ट आपका 8। तो एक तो ये हो गया अवयव। दूसरा है 26, 26 भी 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या 26 है, जब आप इनका योग करोगे 2 + 6 तो वो भी 8 आएगा। अगला आता है 35,
दो अंकों की प्राकृतिक संख्या है, इनका जब आप योग करोगे तो 8 आता है। 3 + 5 = 8। अगला है 44। 44 जो है दो अंकों की प्राकृतिक संख्या है, इनका जब आप योग करोगे 4 + 4 तो 8 आएगा। अगला आता है 53। 53 जो है दो अंकों की प्राकृतिक संख्या है, इनका भी योग करोगे तो भी 8 आ रहा है। इसी प्रकार अगला आएगा 62, फिर अगला आएगा 71 और अगला अंतिम आएगा 80। तो ये है दो अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनका अंकों का योगफल 8 आ रहा है। अगला लेते हैं चौथा भाग। x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। आपको ये ऐसी संख्याएं बतानी है जो अभाज्य होनी चाहिए और जो 60 को पूरी तरीके से भाग दे सके। तो जैसे कि 2 एक अभाज्य संख्या होती है और जब आप 60 में 2 का भाग देंगे तो पूरी तरह भाग भी जा रहा है। अगली संख्या है 3 एक अभाज्य संख्या होती है और जब आप इस 60 में 3 का भाग देंगे तो 20 आता है, तो ये पूरा का पूरा भाग जा रहा है, तो अगला अवयव 3 हो गया। इसी प्रकार अंतिम अवयव होगा 5। 5 एक अभाज्य संख्या है और 5 जब हम 60 में 5 का भाग देंगे तो पूरी तरीके से चला जाएगा। ये इसका उत्तर हो गया। अगला आता है 5वां पार्ट। यहाँ हम देख सकते हैं ई समुच्चय दिखा रखा है, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो आपको इसको रोस्टर रूप में लिखना है। ई बराबर, ध्यान रखिएगा रोस्टर रूप में नियम था कि अवयवों का क्रम का कोई महत्व नहीं होता है और रोस्टर रूप में एक अवयव एक से अधिक बार लिखा नहीं जाता है। तो पहला अवयव हमने लिख दिया टी, अगला अवयव लिख दिया आर, इसको पृथक करने के लिए कॉमा लगा दिया, फिर अगला अवयव आई, फिर अगला अवयव जी, फिर अगला अवयव ओ, फिर अगला अवयव एन। अगला अवयव ओ लिख रखा है लेकिन ओ नहीं लिखेंगे क्योंकि ओ पहले आ चुका है। तो रोस्टर रूप में एक अवयव को एक से अधिक बार नहीं लिखा जाता है। अगला आता है एम। एम नहीं आया है पहले तो इसलिए हमने एम को लिख दिया। अगला अवयव है ई, ई लिख दिया। अगला अवयव टी, टी को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि टी हमारा पहले आ चुका है। अगला अवयव है आर, आर भी पहले आ चुका है तो इसलिए आर को दोबारा यहाँ नहीं लिखेंगे। और लास्ट आता है वाई। तो ये हो गया रोस्टर रूप में। इसी प्रकार अगला है छठा भाग। समुच्चय F बराबर बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो आपको इसको रोस्टर रूप में लिखना है। F बराबर, मझले कोष्ठक में अवयवों को लिखना पड़ता है। पहला अवयव B, अगला अवयव E, अगला अवयव T। अगला अवयव T नहीं लिखेंगे क्योंकि रोस्टर रूप में एक अवयव को एक से अधिक बार नहीं लिखा जाता है। तो T यहाँ पर आ चुका था, ये पहले हमने लिख दिया तो इस T को दोबारा हम नहीं लिखेंगे। फिर अगला अवयव है E, E को भी हम दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि वो E पहले लिखा जा चुका है। अगला आता है R, R यहाँ पर नहीं आया था तो R को हम यहाँ लिख देंगे और मझले कोष्ठक को बंद कर देंगे। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 3 के 6 के सवालों का हल हो चुका है। अब अगला आता है निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। इससे पहले वाले सवालों में हमने निर्माण रूप को रोस्टर रूप में बदला था। अब हम इन वाले सवालों को जो कि रोस्टर रूप में है, अब आपको इसको बदलना है निर्माण रूप में। तो निर्माण रूप का नियम का याद रखिए, क्या लिखवाया था उसमें पुरानी वीडियो में हमने, एक मझले कोष्ठक में एक चर राशि मान लेते हैं। चर राशि आप x मान सकते हो या y मान सकते हो या z, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो हमने यहाँ पर x मान लिया। x के बाद हम कॉलन का उपयोग करते हैं, चाहे ये वाला साइन लगा सकते हैं या फिर आप ये वाला साइन लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो x कॉलन, उसके बाद एक ऐसा गुणधर्म लिखते हैं जो कि इस सवाल को संतुष्ट करता है। तो अगर हम यहाँ देखें कि यहाँ पर जो 3, 6, 9, 12 हैं,
ये सारी की सारी संख्याएं अगर हम गौर से देखें तो ये 3 की गुणज हैं। किसकी गुणज है? 3 की गुणज हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं कि x बराबर 3n। 3 की गुणज है तो हमने इसको 3n लिख दिया। अभी जो स्मॉल n है, जो छोटा n है, उसको हम बता सकते हैं कि ये जो n है वो, जैसे कि इस n के बारे में हमने लिखा कि n का जो मान है वो 1 से लेकर और 4 तक है, और ये जो स्मॉल n है वो एक प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, प्राकृतिक संख्या का अवयव होना चाहिए। तो n एक प्राकृतिक संख्या का अवयव है। अब ज़रा इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा समझाते हैं। n एक प्राकृतिक संख्या का अवयव, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय का अवयव है। तो जैसे कि प्राकृतिक संख्या प्रारंभ होती हैं 1 से, तो n का मान हमने ले लिया 1, तो वो आप यहाँ रख के देखिए। 1 जो है 1 के बराबर है, बिल्कुल है। जैसे जैसे जो मान संतुष्ट होता चला जाएगा तो वहाँ ये पीछे की तरफ आता चला जाएगा। तो यहाँ पर n का मान आ गया 1। 1 हम जब यहाँ रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा? 3 गुणा 1 यानी कि 3। तो वो x का मान यहाँ आ जाएगा। तो इसका मतलब x का पहला अवयव, x का मान पहला वाला आ चुका है 3। अगली प्राकृतिक संख्या 1 के बाद हम लेते हैं 2। 2 हमने यहाँ रखा। 2 1 से बड़ा होता है, बिल्कुल बड़ा होता है। अब 2, क्योंकि यहाँ वो इस असमीका को संतुष्ट कर रहा है तो वो पीछे चला जाएगा। तो n का मान रखा हमने 2। अब 3 का गुणा जब हम 2 से करेंगे तो x का मान निकल कर आता है 6। तो वो यहाँ 6 आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ 6 लिखा जा चुका है पहले से। अगला है n का मान 3 लेंगे। 3 एक प्राकृतिक संख्या होती है। अगर हमने 3 ले लिया, 3 एक प्राकृतिक संख्या होती है। अब 3 यहाँ रखा, 3 को यहाँ रख कर देखा, जो कि संतुष्ट हो रहा है कि जो 3 होता है वो 1 से तो बड़ा होता है और 4 से छोटा होता है। तो ये संतुष्ट हो रहा है, तो 3 को हम यहाँ रख देंगे। अब 3 का गुणा 3 से करेंगे तो x का मान निकल कर आता है 9, तो जो कि आ रहा है अवयव। ठीक है। एक आखिरी अवयव, n का मान हमने ले लिया 4। 4 एक प्राकृतिक संख्या के समुच्चय का अवयव है। जब आप उस 4 को यहाँ रखेंगे, 4 जो है यहाँ मैंने 4 रख दिया, n का मान 4 रख दिया, तो 4 4 के बराबर है। बराबर तो है लेकिन बड़ा तो नहीं है। जब इस प्रकार से दो चिन्ह आते हैं तो केवल एक समय में एक चिन्ह संतुष्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर ये बराबर का चिन्ह है, तो एक संतुष्ट हो रहा है, तो 4 बराबर 4। तो यहाँ पर 4 रख दिया। तो 3 गुणा 4, तो x का मान आ जाएगा 12। तो यहाँ 12 आ रहा है। ठीक है। अब अगर n का मान कोई बच्चा कहता है सर 5 रख के बताइए, चलिए 5 रखते हैं बेटा। n का मान हमने 5 ले लिया। 5 जो है एक प्राकृतिक संख्या है, बिल्कुल है। जब हम 5 को यहाँ रखेंगे, लेकिन वो 5 यहाँ रखते हैं तो वो संतुष्ट नहीं करता है। क्यों? 5 भाई 1 से बड़ा तो है लेकिन 4 से छोटा नहीं होता है, इस वजह से वो 5 आगे नहीं जाएगा। जब 5 आगे नहीं जाएगा तो x का अगला अवयव नहीं आएगा। इसी प्रकार n का मान अगर मान के चलिए 5 के बाद हमने 6 ले लिया। 6 एक प्राकृतिक संख्या होती है, बिल्कुल सही बात है, 6 एक प्राकृतिक संख्या होती है, लेकिन 6 को जब हम यहाँ रखते हैं तो इस असमीका को वो संतुष्ट नहीं करता। जब संतुष्ट नहीं करेगा तो वो आगे मान नहीं जाएगा। तो इस वजह से 4 के बाद जितनी भी प्राकृतिक संख्या आएंगी वो इन द्विसमीकाओं को संतुष्ट नहीं करेंगी। ये वाला आपके प्रश्नावली में आएगा, जो असमीका के हमने बना रखे हैं, द्विसमीका के चिन्ह, इसको द्विसमीका कहते हैं। ये हम आपके 11वीं की प्रश्नावली में पढ़ेंगे, 11वीं कक्षा में पढ़ेंगे आपके। तो अगला ले लेते हैं। या अगर हम चाहें तो इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से हल कर सकते हैं। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, x कॉलन x एक x एक प्राकृतिक संख्या है जो 3 की गुणज है। और 15 से छोटी है।
आप इसको अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगला लेते हैं दूसरा सवाल। अगला रोस्टर रूप में अवयव आ रहे हैं 2, 4, 8, 16, 32। अगर हम यहाँ गौर से देखें 2, 4, 8, 16, 32, ध्यान दें जैसे कि 2 है, 2 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 1, 4 है जिसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 2, 8 है जिसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 3, 16 है जिसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 4, 32 है जिसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 5। तो आप एक चीज़ कॉमन देखिए कि सब में आधार में तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, बस उनकी घातें बदल रही हैं। किसी में घात 1 है, अगले में 2 है, अगले में 3 है, अगले में 4 है, अगले में 5 है। तो इसमें एक नियम लग जाएगा कि x कॉलन x बराबर 2। सबके आधार तो समान है, घात बदल रही हैं, तो घात में हमने लिख दिया n। अब ये जो n है, ये वाला जो n है वो अगर हम देखें कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से 5 तक जा रहा है। तो n का मान 1 से बड़ा, 5 से छोटा या उसके बराबर। और ये जो n के मान है 1, 2, 3, 4, 5, ये सभी के सभी कैसी संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो यहाँ भी हमने लिख दिया n एक प्राकृतिक संख्या है, अर्थात n जो है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्च का कोई ना कोई अवयव है। इसी प्रकार अगला भी अगर हम गौर से देखें, बिल्कुल इस जैसा सवाल है दूसरे वाले की तरह, बस थोड़ा सा अंतर है। यहाँ जैसे कि 5 है, ठीक है, 5 की घात 1, 25 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 2, 125 को लिख सकते हैं 5 की घात 3, 625 को लिख सकते हो 5 की घात 4। तो अब यहाँ पर भी हम अगर इसको जब निर्माण रूप में लिखेंगे तो सबसे पहले x, फिर उसके बाद कॉलन। तो x बराबर, अगर हम यहाँ देखें सब में आधार कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 लिख दिया। तो कॉमन था इसलिए मैंने 5 लिख दिया, लेकिन घातें बदल रही हैं 1, 2, 3, 4, तो जो बदलती हैं तो वहाँ हम लिख देते हैं n। और इस n का मान, अब इस n के बारे में भी हमें चर्चा करके बतानी है कि n का मान 1 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, 4 तक। तो n का मान 1 से बड़ा 1 के बराबर और 4 से छोटा 4 के बराबर। इसके बाद अगर हम देखें तो ये जो हमने संख्याएं 1, 2, 3, 4 देखी हैं, ये सारी की सारी कैसी हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो n बिलोंग्स टू कैपिटल N। चाहो तो आप इसको n बिलोंग्स टू i भी कर सकते हैं, क्योंकि 1, 2, 3, 4 ये पूर्णांक संख्या भी है। अगला आता है अगला चौथा सवाल, जिसके अवयव हैं 2, 4, 6। इसी प्रकार अगला अवयव आएगा 8, 16, 32। अब जैसे कि ये वाला सवाल और ऊपर वाला सवाल 3, 6, 9, 12, ये किसके गुणज थे, 3 के गुणज थे। ये वाली किसके गुणज हैं, 2 के गुणज हैं। जब 3 के गुणज थे तो हमने x बराबर 3n लिखा था। अब ये किसके गुणज हैं, 2 के गुणज हैं, तो हम इसको लिखेंगे x कॉलन x बराबर 2n। यहाँ पर अगर हम देखें तो डॉट डॉट करके यानी कि अनंत संख्याएं आ रही हैं, इसका कोई अंत तो है नहीं। यहाँ पर अंत था, यहाँ 4 अवयव ही आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर अनंत अवयव आ रहे हैं। तो इसके लिए हमें बस केवल इतना सा लिखना है कि n यहाँ पर एक प्राकृतिक संख्या है। अब प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर चलती चली जाएंगे अनंत तक, तो वहाँ मान रखता जाइए, आपके अगले मान निकलते चले जाएंगे। जैसे कि n एक प्राकृतिक संख्या है, ऐसे मैंने n का मान 1 ले लिया, 1 रखिए तो x बराबर कितना आ जाता है, 2 आ गया। अगला n का मान अगर हमने 2 रखा तो यहाँ लो 2, तो x बराबर 2 गुना 2 यानी कि 4, तो x का मान 4 आ गया, जिसे हम यहाँ रख सकते हैं, यानी कि अगला अवयव यहाँ पर आता है 4। अगला n का मान हमने ले लिया 3, 3 एक प्राकृतिक संख्या है, बिल्कुल सही है। तो उस 3 को जब हम यहाँ रखेंगे और 2 का गुणा 3 से करेंगे तो x का मान आ जाता है 6, जो कि आप देख रहे हैं रोस्टर रूप में लिखा हुआ है। इसी प्रकार अगले वाले अवयव आते चले जाएंगे। अगला सवाल बहुत बढ़िया है, ज़रा गौर से देखिए 1, 4, 9, डॉट डॉट डॉट, 100। तो अगर हम इसमें देखें तो कुछ ना कुछ ऐसे आपको सिमिलरिटी देखनी है कि जैसे एक ऐसा नियम देखना है जो इन सभी संख्याओं पर लागू हो रहा हो। जैसे कि आप देखें, अगर मैं इस 1 को 1 का वर्ग करके लिखूं तब 1 ही आता है। 4 को अगर मैं 2 का वर्ग लिखूं तो 4 आता है।
9 को अगर मैं 3 का वर्ग लिखूं तो वही 9 निकल कर आएगा। इसी प्रकार अगर मैं 100 को 10 का वर्ग लिखूं तो हल करने पर वही 100 आता है। तो यानी कि अब हम इसको निर्माण रूप में लिखते हैं कि x कॉलन x बराबर, ध्यान से देखिएगा इसके आधार तो बदल रहे हैं, 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक है 10 तक, लेकिन घातें नहीं बदल रही। तो जब घातें आधार बदल रहे हैं तो जो बदलता है वहाँ पर हम n लिख देते हैं, और जो नहीं बदल रहा, जो समान रूप से चला आ रहा है, वो संख्या लिख देते हैं 2। अब यहाँ पर जो n का मान है वो आप देखिए 1 से लेकर कहाँ तक जा रहा है 10 तक। तो मैं n के बारे में लिख सकता हूँ कि n जो है वो 1 से बड़ा, 1 के बराबर, 10 से छोटा और 10 के बराबर है। और लास्ट n यहाँ पर एक प्राकृतिक संख्या भी है, ये भी आपको बहुत ज़रूरी होता है मेंशन करना, यानी एक यहाँ पर प्राकृतिक संख्या देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारी की सारी प्राकृतिक संख्या हैं। तो ये हो गया आपका निर्माण रूप में। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध का मतलब है रोस्टर रूप में लिखिए। तो रोस्टर रूप में लिखना है, ये आपको दिखा रखा है निर्माण रूप में। x कॉलन समुच्चय A है जो कि है x कॉलन x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। अब विषम प्राकृतिक संख्या आप सब लोग सभी जानते हैं, x एक विषम प्राकृतिक संख्या कहाँ से प्रारंभ होगी, 1 से, 1 3 5 7 9 डॉट 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 सॉन। ये इसका उत्तर हो गया। अगला दूसरा सवाल, b बराबर x कॉलन x एक पूर्णांक है। x एक पूर्णांक संख्या आपको लेनी है और वो पूर्णांक संख्या होनी चाहिए -1/2 से तो बड़ी और 9/2 से छोटी। -1/2 का मतलब होता है -0.5 से तो बड़ी, और 9/2, 9 में जब हम 2 का भाग देंगे तो वो आएगा 4.5। तो आपको पूर्णांक संख्याएं, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं वो पूर्णांक होनी चाहिए। पूर्णांक 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस तरह से आपको पूर्णांक संख्याएं लेनी होती हैं। तो यहाँ पर b बराबर, अब वो वाली पूर्णांक संख्याएं आपको बतानी है जो इस गुणधर्म को संतुष्ट कर रही हों। -0.5 से तो बड़ी, अब -0.5 से बड़ी पूर्णांक संख्या 0 होती है और 4.5 से छोटी तक लेनी है आपको। तो 0 हो गया, अगला अवयव 1 2 3 और 4। तो यही वो संख्याएं हैं जो एक पूर्णांक हैं और -0.5 से बड़ी हैं और 4.5 से छोटी हैं। तो ये हमारा उत्तर हो गया। अगला सी समुच्चय x कॉलन x एक पूर्णांक है। x एक पूर्णांक संख्या लेनी है जो कि इस असमीका को संतुष्ट करता हो। अब जैसे कि x का मान के चलिए मैंने एक पूर्णांक संख्या ले ली 0, यहाँ रख के देखते हैं। जैसे कि यहाँ लिया मैंने, इधर लिया x² ≤ 4, x का मान लिया मैंने 0। सबसे पहले मैंने 0 लिया, 0 का वर्ग छोटा या बराबर, जब आप 0 का वर्ग करेंगे तो 0 आता है। अब आप देखिए, मैंने जैसे कि कहा था आपको पहले कि जब इस प्रकार से दो असमीका के चिन्ह आते हैं, यानी कि दो चिन्ह एक साथ आते हैं, या तो छोटा या फिर बराबर, तो 0 4 के बराबर तो नहीं होता, लेकिन हाँ 0 4 से छोटा होता है। तो यह 0 जो है वो इस असमीका को संतुष्ट कर रहा है, इसी वजह से यहाँ पर वो अवयव आ जाएगा 0। 0 इस असमीका को संतुष्ट भी कर रहा है और दूसरा 0 एक पूर्णांक संख्या भी है। अगला ले लेते हैं x का मान, अगला अवयव लेते हैं जो इस असमीका को संतुष्ट कर रहा हो। x का मान मैंने लिया 1,
जब आप 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आता है, और 1 जो होता है वो 4 से क्या होता है, छोटा होता है। तो इस असमीका को संतुष्ट कर रहा है, तो यहाँ पर आ जाता है 1। अगला x का मान मैंने लिया 2। 2 का जब मैं वर्ग करूँगा तो वो आता है 4, और 4 से छोटा तो नहीं होता लेकिन बराबर तो होता है। तो ये वाला बराबर का चिन्ह इसको संतुष्ट कर रहा है, तो इसका मतलब x बराबर 2 जो है वो इस असमीका को संतुष्ट करता है, और 2 एक पूर्णांक संख्या होती है, तो वो 2 भी आ जाएगा। अगला, जैसे कि हमने अगला अवयव 2 के बाद लेके देखा 3। 3 का जब आप वर्ग करते हैं 3 का जब आप वर्ग करते हैं 3 का वर्ग करने पर 9। क्या 9 4 से छोटा होता है? नहीं। क्या 9 4 के बराबर होता है? नहीं। तो ये दोनों चिन्ह संतुष्ट नहीं कर रहे, इस वजह से 3 इस असमीका को संतुष्ट ना करने की वजह से अगला अवयव 3 नहीं आएगा। जब 3 नहीं आ रहा तो अगला 4 भी नहीं आएगा, अगला 5 भी नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा। इस तरह से 2 से बड़ी सारी संख्याएं नहीं आएंगी। अब एक बार ऋणात्मक संख्याओं को भी रख कर देख लेते हैं। 0 से छोटी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या -1 रख के देखिए। यहाँ पर -1, यहाँ अगर आपने रखा -1 का वर्ग, -1 का वर्ग करेंगे तो 1 आता है। 1 4 से क्या होता है? छोटा होता है। बराबर तो नहीं होता लेकिन छोटा तो होता है, तो इसको संतुष्ट कर रहा है। तो इसलिए x का अगला मान -1, और -1 पूर्णांक संख्या होती है, तो ठीक है, इसमें अवयव एक आ गया -1। इसी प्रकार अगला -1 से छोटी संख्या -2 रख कर देखिए। जब आप यहाँ पर -2 रखते हैं, -2 का वर्ग, छोटा और बराबर या 4 के, -2 का वर्ग किया तो कितना आया? 4। तो 4 के बराबर होता है। बिल्कुल सही है, बराबर होता है। तो वो जो -2 है वो इस असमीका को संतुष्ट कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा -2। अगला वाला अवयव -2 से छोटा यानी कि -3, वो इस असमीका को संतुष्ट नहीं करेगा। क्यों? -3 का जब आप वर्ग करेंगे तो 9 आता है, और 9 इस असमीका को संतुष्ट नहीं करता है, तो इसके बाद -2 के बाद और छोटी संख्याएं नहीं आएंगी, तो यहाँ पर इसका उत्तर ख़त्म हो जाता है। तो ये इसका आंसर हो गया। अगला आता है x जो है लॉयल शब्द का एक अक्षर है। इस लॉयल शब्द को आपको रोस्टर रूप में लिखना है। ये बहुत सिंपल है, बहुत आसान सा है, बस आपको कुछ नहीं करना। इस पूरे शब्द में जो जो अक्षर है उनको आपको लिखना है। बस इस बात का ध्यान रखना है रोस्टर रूप में कि कोई भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। L लिख दिया। अगला अवयव O है, O पहले तो कभी नहीं आया तो O यहाँ आ जाएगा। अगला आता है Y भी लिख दिया हमने। अगला है A। अब अगला अवयव L नहीं लिखेंगे क्योंकि L हम पहले लिख चुके हैं, और रोस्टर रूप में एक अवयव को एक से अधिक बार नहीं लिखा जाता, तो ये इसका आंसर हो गया। अगला आता है X वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। तो ध्यान रखिएगा बेटा, आपको उन वर्ष के महीनों का नाम लिखना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। 31 नहीं होते, बाकी 28 दिन वाले के नाम लिख सकते हो आप, और 30 दिन वालों के नाम लिख सकते हो। तो ऐसे कौन कौन से दिन हैं हमारे पास? फरवरी में 31 दिन नहीं होते हैं, ठीक है। जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो वो तो आप नहीं लिखेंगे यहाँ पर। फरवरी में 31 दिन नहीं होते हैं तो उनके नाम आ जाएंगे। अगला मार्च में 31 दिन होते हैं, तो उसका नाम यहाँ नहीं लिखा जाएगा। मार्च के बाद अप्रैल में 31 दिन नहीं होते, तो वो लिख देंगे। अप्रैल के बाद मई में 31 दिन होते हैं, तो वो भी आप यहाँ नहीं लिखेंगे। अगला आता है जून में 31 दिन नहीं होते, तो जून आप लिख देंगे। जुलाई में 31 दिन होते हैं, तो उसका नाम यहाँ नहीं आएगा। अगस्त में भी 31 दिन होते हैं, तो उसका नाम भी नहीं आएगा। अगला आता है सितंबर में 31 दिन नहीं होते हैं, तो इसका सितंबर का नाम आ जाएगा। अक्टूबर माह में 31 दिन होते हैं, तो अक्टूबर माह का नाम यहाँ नहीं आएगा। नवंबर में 31 दिन नहीं होते हैं, नवंबर।
अगला दिसंबर में 31 दिन होते हैं तो उसका यहाँ नाम नहीं आएगा, उस माह का नाम। ये हमारा आंसर हो गया। अगला आता है बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्च निर्माण रूप में वर्णित समुच्चों का सही मिलान कीजिए। इसका मतलब है आपको यहाँ पर जो बाईं तरफ दिखा रखा है वो आप ध्यान से देखिएगा, ये आपको यहाँ रोस्टर रूप में लिख रखे हैं और दाईं तरफ ये अवयव आपको, ये समुच्च आपको निर्माण रूप में लिख रखे हैं। तो आपको यहाँ पर मैच करना है, सही मिलान करना है। तो अगर हम देखें 1 2 3 6, ये अगर हम देखें तो किसके साथ मैच कर रहा है, ज़रा गौर से देखिए। x कॉलन x एक अभाज्य संख्या है, 1 2 3 6, ये एक अभाज्य 6 जो है एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसका मतलब ये इसके साथ मिलान नहीं करेगा। अगला x कॉलन x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। 10 से कम विषम प्राकृतिक है, तो 10 से कम, लेकिन ये क्या विषम प्राकृतिक संख्या है? नहीं है। 6 एक विषम प्राकृतिक संख्या नहीं है, 2 भी एक विषम प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो इसका मतलब भी इसके मैच नहीं करेगा। अगला सी, x कॉलन x एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है। बिल्कुल सही है, ये पहला वाला जो है सी के साथ मैच कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर 1 से ले 1 2 3 6, ये 6 चारों के चारों अवयव एक प्राकृतिक संख्या हैं और 6 की भाजक हैं, तो इसलिए ये इससे मैच करेगा। तो हम यहाँ पीछे की तरफ इसका फर्स्ट पार्ट मेंशन कर देते हैं। अगला आता है 2,3। फिर दोबारा से चेक करते हैं। पहले वाले ऑप्शन में x कॉलन x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। तो अगर आप देखें 2 और 3 एक अभाज्य संख्या हैं, बिल्कुल सही है, अभाज्य संख्या हैं 2 और 3, और 6 की भाजक भी हैं, बिल्कुल सही है, 2 और 3 6 की भाजक भी हैं, तो इसलिए इसका इस सेकंड वाले के साथ मैच हो जाएगा। अगला MATHEICS, ये आप सिंपल सा है कि ये अगर हम देखें तो ये अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं, तो इसका जो मैच है, जो सही मिलान है, वो यहाँ x कॉलन x एक मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है, इसके साथ बिल्कुल मैच करेगा। तो ये आ जाता है थर्ड ऑप्शन, इसका सॉरी थर्ड वाला मैच करता है। अब लास्ट, बाकी आप सभी समझदार हैं, जो बच जाता है वो लास्ट वाले के साथ मैच करेगा। फिर भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। रोस्टर रूप में अवयव लिखे हुए हैं 1 3 5 7 9, तो यहाँ देखिएगा x कॉलन x संख्या 10 से कम, तो अगर हम देखें इसमें ये सारी संख्याएं 10 से कम लिखी हुई हैं और एक विषम प्राकृतिक संख्या है, बिल्कुल हैं, विषम प्राकृतिक संख्याएँ हैं। 1 भी एक विषम प्राकृतिक संख्या है, 3 भी एक विषम प्राकृतिक संख्या है, 5 भी एक विषम प्राकृतिक संख्या है, 7 भी और 9 भी, तो इसका ये चौथे का आंसर। तो आज हमारी ये प्रश्नावली 1.1 के सारे सवाल समाप्त होते हैं। अगर आपको कोई सवाल ढंग से समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं उसे आप दोबारा एक्सप्लेन करूँगा।